जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2022 कैसा होने वाला है। गोचर में चलने वाले ग्रह 2022 में खास तौर पर मुख्य ग्रह राहु, केतु, बृहस्पति और शनि इस वर्ष अप्रैल के महीने में तीनों ही प्लैनेट परिवर्तन करेंगे। उनका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है, बाकी अन्य ग्रह आपकी राशि पर गोचर करते हुए किस किस भाव में जाकर कैसा परिणाम देने वाले हैं। जीवन के मुख्य पहले स्वास्थ्य, सम्मान, मकान, भूमि, जमीन, जायदाद, संतान, शिक्षा, भाग्य, विवाह, वैवाहिक जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी हो चाहे व्यापार हो। आय के साधन कैसे रहेंगे इस वर्ष, सोर्स ऑफ इनकम कैसी रहने वाली है, पैसे की स्थिति कैसी रहेगी, विदेश यात्रा का कोई योग है या नहीं, उसके बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। यह वीडियो राशि के आधार पर है। कुंडली में चंद्रमा यदि 4 नंबर कर्क राशि में बैठा है तो यह वीडियो आपके लिए, या आपका बोलता नाम कर्क राशि के आधार पर आपके परिवार वालों ने रखा है तो भी यह वीडियो आपके लिए रहेगा। गोचर को चंद्रमा से देखने की प्राथमिकता है, इसलिए यहाँ मैं चंद्र राशि के आधार पर ही गोचर को आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। जिस प्रकार एक बच्चा पैदा होता है उसका डेट ऑफ बर्थ टाइम लेकर कुंडली बनाई जाती है जो आजीवन चलती है, जिस प्रकार वर्ष कुंडली वर्ष प्रवेश पे बनाई जाती है, उसी प्रकार ये 1 जनवरी 2022 का गोचर आपके सामने है, जिसमें प्लैनेटरी पोजीशन इस तरीके से है कि आपकी राशि से अष्टम भाव में बृहस्पति का ट्रांजिट रहेगा, तो वहीं आपकी राशि से सप्तम में शनि बुध का योग बनता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि से पंचम में देखें तो पंचमेश मंगल केतु के साथ विराजमान है, तो राशि से छठे घर में सूर्य शुक्र का योग भी बन रहा है। राशि से देखें एकादश में, यानी चंद्रमा से एकादश में उच्चस्थ राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे होंगे। तो यह तो थी एक प्लैनेटरी पोजीशंस के कौन से प्लैनेट कहाँ किस भाव में चल रहे हैं। अब इनका आने वाले समय में मूवमेंट क्या है, उस मूवमेंट को लेकर आपके लिए क्या स्थिति रहने वाली है, उसके बारे में हम यहाँ विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम करते हैं स्वास्थ्य और मान सम्मान को लेकर। स्वास्थ्य और मान सम्मान के लिए राशि और लगन दोनों को देखा जाता है, यानी कर्क जहां पर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है उसमें कोई भी ग्रह वर्ष की शुरुआत में दिखाई नहीं देता। आपकी राशि का मालिक चंद्रमा है जो हर 2.25 दिन में बदलता है, इसलिए उसको भी हम यहाँ प्राथमिकता नहीं देंगे। प्राथमिकता किसे देंगे कि क्या उसके अंदर कोई ग्रह है, कोई ग्रह नहीं है, क्या उसका मालिक जो चंद्रमा है वो तो हर 2.25 दिन में बदलेगा, उसको तो प्रभावित हम देख ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली बात, आपकी राशि में कोई प्लैनेट नहीं चल रहा, ये अच्छी बात है, ना शुभ है ना शुभ है। राशि के ऊपर जो दृष्टि है वो शनि की दृष्टि है। शनि कौन है? शनि आपकी राशि से सप्तम भाव के मालिक स्वराशि के होकर आपकी राशि को देख रहे हैं। शनि के लिए कहा जाता है कि जहां बैठे जहां देखे, वहाँ से संबंधित संघर्ष उत्पन्न करता है। यदि शनि आपकी राशि को दृष्टि दे रहा है या शनि जिस भाव को दृष्टि दे रहा है उसके ऊपर एफर्ट्स बढ़ जाते हैं। अब एफर्ट्स कैसे बढ़ेंगे? शनि आपकी राशि को देखेंगे तो आपसे इस वर्ष मेहनत कराएंगे, सिर्फ इसको इतना ही मान सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर व्यक्ति मेहनत कर सकता है, व्यक्ति मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है, व्यक्ति मेहनत करके जीवन में अपने आप खुद के बल पर कुछ मुकाम हासिल करना चाहता है, उसको मेहनत करने की आदत डालेंगे शनिदेव, और उस मेहनत की आदत से आप आगामी समय में बेहतरी प्राप्त कर सकेंगे। उस मेहनत की आदत से आप आने वाले समय में अपनी योजनाओं को सफल होते दिखाई देंगे, ये भी निश्चित है, क्योंकि राशि से सप्तम में स्वग्रही शनि जो आपकी राशि को दृष्टि देते हैं, इसका स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। ये स्वास्थ्य को खराब नहीं करेगा, ये मान सम्मान को डगमगाने नहीं देगा, ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, ये आपके मेहनत करने की क्षमता को बढ़ाएगा। तो शनि की दृष्टि अगर आपकी राशि पर पड़ती है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, इससे घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ शनि के बारे में और विस्तार से कि शनि आपकी राशि से सप्तम और अष्टम दोनों के मालिक हैं, यानी ये वो ग्रह है जो 7वें और 8वें दोनों के फल देगा। सबसे पहले सप्तम भाव, वर्ष की शुरुआत में सप्तमेश सप्तम भाव में चल रहा है। सप्तमेश सप्तम भाव में चलने का मतलब है, हाँ, ये वर्ष आपके लिए है कि आपको कोई साझेदारी का ऑफर आ सकता है। इस दौरान कोई व्यक्ति विशेष आपके साथ मिलजुल के कार्य कर सकता है। दूसरी बात, सप्तम भाव से जीवन साथी का विचार होता है।
सप्तमेश का सप्तम भाव में होना जीवन में जीवन साथी को देने वाला, विवाह कराने में सक्षम होने वाला एक कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। तो सप्तमेश सप्तम में है, अच्छी बात है। साझेदारी हो, व्यापार हो, वैवाहिक स्थिति हो, उस लिहाज से अच्छा। शनि के साथ बुध भी हैं जो आपकी राशि से व्यय और तीसरे स्थान के मालिक हैं। ये वो कॉम्बिनेशन होता है जो दूर की यात्रा या हवाई यात्रा कराने में सक्षम होता है। ये वो कॉम्बिनेशन होता है जिससे अगर आपको कहीं शनि या बुध से संबंधित दशांतर भी चल रही है तो ये आपको दूर स्थानों से जोड़कर लाभ दे सकता है, विदेश यात्रा, हवाई यात्रा करा सकता है। इस प्रकार से हम इसको जान सकते हैं, क्योंकि द्वादश से हम बड़ी यात्रा और तीसरे घर से हम छोटी यात्राएं देखते हैं। वह बुध आपके शनि के साथ हैं और सप्तम भाव से सत्याचार्य, ऋषि सत्याचार्य कह सकते हैं हम। उनके अनुसार अगर हम देखें तो वह कहते हैं कि सप्तम में हो, उसका द्वादश से संबंध बने तो यह हवाई और विदेश यात्रा का योग होता है, लेकिन उसके लिए दशा भी अवश्य है। गोचर ने तो अपनी भूमिका रख दी है। अब आप देखिएगा शनि अष्टमेश भी हैं, लेकिन अष्टमेश भी अपनी स्वराशि में ही है, इसलिए ये कोई खराब योग नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ शनि एवं शनि की दृष्टियों को समझते हैं। देखिए शनि 29 अप्रैल 2022 तक इसी राशि में रहने वाले हैं। सप्तमेश का सप्तम में होना अच्छा है। 29 अप्रैल 22 से लेके 12 जुलाई 2022 तक ये शनिदेव कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। कुंभ राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। राशि से अष्टम में शनि जाएंगे, जिसको कहा जाता है कि आपको शनि की ढैया का प्रारंभ हुआ। ग्रह एंट्री किया, ग्रह ने एंट्री करके शनि की ढैया की शुरुआत कर दी और 12 जुलाई 2022 के बाद ये प्लैनेट वापस वक्री अवस्था में होते हुए फिर से मकर राशि में आएगा। लेकिन इस बार स्थिति पहले के मुकाबले मजबूत होंगी। वो मजबूत इसलिए कि पहले ग्रह स्वग्रही था, लेकिन इस बार वह ग्रह वक्री भी है। वक्री का मतलब है प्लैनेट का शक्त अवस्था में जाना। एक ग्रह खराब भाव यानी अष्टम से निकल के सप्तम में पहुंच के वक्री हुआ, यानी खराब से अच्छे भावों में कोई ग्रह गया है, इसलिए इसको आप खराब नहीं मान सकते। ये कॉम्बिनेशन आपके लिए नेगेटिव नहीं है। ग्रह जिस दौरान वक्री हो रहे हों उस दौरान सावधानी रखें। जैसे 12 जुलाई को ग्रह वक्री होगा, 12 जुलाई से लेकर जब तक ये प्लैनेट मकर में ना आ जाए तब तक आप कोई भी नया काम, कोई भी नया डिसीजंस नहीं करेंगे। ये विशेष तौर पे ध्यान रखें। अब आप देखिएगा पूरे वर्ष तक शनिदेव मकर में ही वक्री रहेंगे, यानी वर्ष की शुरुआत में भी और वर्ष के अंत में भी शनिदेव मकर में ही रहेंगे। पहले मार्गी अवस्था थी, बाद में वक्री में। तो सप्तमेश का सप्तम में होना आपके लिए बेहतर है। अब शनि को आप देखिए कि शनि की तीसरी दृष्टि 9वें घर पे आती है। नवम भाव से हम पिता से संबंधित स्थितियां, पिता के साथ संबंधों को देखते हैं। यह समय पिता के साथ संबंधों के लिए अच्छा नहीं, या हम कह सकते हैं पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। शरीर से तो ये मेहनत कराएगा ही कराएगा। और शनि की चौथे भाव पे दृष्टि, जो लोग जनता से जुड़े हुए कार्य करते हैं, एनजीओज करते हैं, सामाजिक कल्याण के कार्य करते हैं, राजनीति से संबंधित कार्य करते हैं, या अपनी कोई रूपरेखा राजनीति के क्षेत्र में बनाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए यह स्थिति बहुत बेहतर है। आपके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, आप इसको उसी तरीके से इस्तेमाल कीजिए। सप्तमेश का सप्तम में आना पद प्राप्ति कराता है। कभी कभी जो लोग लंबे समय तक किसी कार्य में लगे रहते हैं उनको अपने कार्य क्षेत्र में पद प्राप्ति हो जाती है। राजनीतिक क्षेत्र में है तो हो जाएगी, कोई संस्था बनाई है उसमें कोई पद मिल जाएगा, सामाजिक रूप से जानने लगेंगे, जनता के बीच पहचाने जाने लगेंगे। उस लिहाज से ये शनि की स्थिति आपके लिए बेहतर है। तो शनि का ट्रांजिट, शनि का वक्री मार्गी होना और शनि की दृष्टियाँ, ये सब आपके लिए बेहतर मानी जाती हैं। तो शनि की स्थिति आपके लिए फेवरेबल रहने वाली है। अब मैं बात करूंगा पंचम भाव पंचमेश, साथ ही साथ दशम भाव दशमेश, क्योंकि आपकी राशि से पंचम पंचमेश और दशम दशमेश दोनों के स्वामी मंगल हैं। यानी पंचम भाव शिक्षा संतान, तो दशम भाव नौकरी व्यवसाय दोनों के लिए जाना जाता है। अब आप ये देखिए कि वर्ष की शुरुआत हुई, मंगल जैसे ग्रह स्वराशि के होकर राशि से पंचम में चले, तो क्या हुआ? ये वही चीज़ है कि आप कोई भी बच्चा पैदा हुआ और उसकी कुंडली सामने आई, आपने देखा भी पंचमेश पंचम भाव में है, इसका तो दशमेश दशम में बैठा है, इसके तो ग्रह भाग्येश उच्च का है, ये व्यक्ति तो भाग्यशाली है।
उसी तरीके से आप देखिएगा कि राशि से पंचम में बैठा हुआ मंगल पंचमेश पंचम में हुआ, यानी यह समय शिक्षा की शुरुआत करना, विद्या प्राप्त करना या संतान के लिए कोई योग बनाने के लिए अच्छा माना गया है। यह योग जीवन में फायदा देने के लिए अच्छा है। यह योग जीवन में चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, संतान प्राप्ति हो, संतान से सहयोग हो, बुद्धि के द्वारा लाभ हो, एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, सभी लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है। क्योंकि शुरुआत तो मंगल ने की है, शुरुआत तो मंगल ने की कि भाई मैं जब पंचम में बैठता हूँ तो एकादश भाव पर अपनी दृष्टि डालता हूँ। इसको कहते हैं पंचम एकादश का कनेक्शन। बुद्धि का लाभ से जुड़ना, शिक्षा का लाभ से जुड़ना, आपके द्वारा की गई मेहनत का लाभ से जुड़ जाना, यानी आप जो पढ़ाई करेंगे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा और वो रिजल्ट सफलता के रूप में मिलेगा। मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर है, जहां बृहस्पति भाग्येश और षष्ठेश होकर बैठे हुए हैं। इसका मतलब है ये वो समय होगा जो आपके लिए भाग्य के लिए आपसे मेहनत कराएगा, क्योंकि बृहस्पति इनके मित्र हैं, मंगल उनको दृष्टि देते हैं और मंगल का 8th हाउस पे कनेक्शन होना आपसे एफर्ट्स तो कराता है। लेकिन मंगल की चौथी दृष्टि सुख की दृष्टि है कि भाई मुझे इस भाव से सुख लेना है, चाहे मैं कैसे भी लूँ, चाहे मुझे अधिक परिश्रम करना पड़े, चाहे मैं कितनी ही मेहनत करूँ, लेकिन मैं इस भाव से सुख अवश्य ले लूँगा। तो उस लिहाज से ये मंगल की सिचुएशंस बहुत अच्छी। अब जब हम दशम भाव के बारे में बात करते हैं तो वहाँ से प्रोफेशनल लाइफ दिखती है। दशमेश का पंचम में जाना, स्वग्रही होके जाना अच्छा माना जाता है, धन के लिए अच्छा है। लेकिन दशमेश का पंचम में जाना यानी अपने से अष्टम में गया, केतु के साथ गया, इसका मतलब थोड़ा सा जल्दबाजी से बचना होगा। थोड़ा सा आपको इस दौरान ऐसे कोई भी निर्णय नहीं लेने हैं जो आपको हताश कर दें या समझें आप कि यार मैंने तो गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसका थोड़ा सा आप विशेष तौर पे अवश्य यहाँ ध्यान रखेंगे। अब मंगल की सिचुएशंस तो वर्ष के शुरुआत में देखें तो वृश्चिक में 26 फरवरी तक है, लेकिन उसके बाद ये मंगल छठे घर में आएंगे, फिर सप्तम में उच्च के होंगे। तो ये दोनों पीरियड अपने आप में अच्छे होंगे। लेकिन जब मंगल शनि की राशि अष्टम भाव में ट्रांजिट करेंगे, जिसको कहते हैं हम कुंभ राशि में ट्रांजिट, इनका 7 अप्रैल से 17 मई होगा, वो लगभग 45-50 दिन आपके जीवन में प्रोफेशनली टफ होंगे। लेकिन उसके बाद मीन, मेष, वृषभ ये सारे ट्रांजिट आपके लिए फलीभूत हैं। यानी वो एक समय होगा कि आप नौकरी में हो चाहे व्यापार में हो, आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल बनाने वाला होगा। जब मैं नौकरी की बात करता हूं तो मैं शनि को कुंडली में देखता हूं, जब मैं व्यापार की बात करता हूं तो मैं बुध को कुंडली में देखता हूं। अब शनि और बुध का योग जो है सप्तम में बनता है, ये सप्तम है दशम से दशम। इसका मतलब चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, दोनों ही चीज़ों में अच्छा है। नौकरी के लिए तो इस दौरान दूर स्थान से जुड़कर नौकरी करने का भी योग बनता है, सप्लाई का योग बनता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का योग बनता है, विदेश यात्रा, विदेश में काम करना या ऐसा कोई काम जिसमें आप दूर स्थान से संपर्क बनाकर कार्य करें, उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो कुल मिलाकर पंचम भाव और दशम भाव से संबंधित रिजल्ट आपको अवश्य मिलेंगे। पंचम भाव से शिक्षा के साथ साथ देखते हैं संतान देखने के लिए जब तक शनि बृहस्पति का आशीर्वाद पंचम और नवम पे ना हो तो नहीं मिलता। इसलिए मैं यहाँ बात करूँगा बृहस्पति और नवम भाव की, क्योंकि नवम भाव पंचम से पंचम है। पंचम से पंचम हायर एजुकेशन भी है, तो पंचम से पंचम संतान भी है। 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे कुंभ से मीन में। अब भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान में आएगा तो आपके भाग्य को तो बढ़ाएगा, आपके भाग्य को तो प्रबल करेगा, क्योंकि ग्रह अपने घर को मजबूत करता है। भाग्येश का भाग्य स्थान में आना धार्मिक आस्था को जगाना, धार्मिक यात्राएं करना, धार्मिक कार्य कराना, किसी धार्मिक संस्था से जुड़कर या कोई भी कार्य ऐसे है जो सामाजिक कल्याण के लिए किए जाते हैं, उस लिहाज से अच्छा। बृहस्पति का नवम भाव में होना हायर एजुकेशन में सफलता है। बृहस्पति जब नवमेश होकर नवम में होंगे तो उनका संबंध अकेले बृहस्पति
1, 5, 9 से संबंध बनाएंगे, क्योंकि जब बृहस्पति नवम में होंगे तो वह आपकी राशि पे दृष्टि देंगे। मान सम्मान के लिए अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, जीवन में प्राप्तियों के लिए अच्छा है, आने वाली रुकावटों को दूर करेगा। आपके ऊपर कोई बाधा या परेशानी या संकट आने वाला है तो उनको बृहस्पति अपनी दृष्टि से सॉल्व करेंगे। बृहस्पति नवम से बैठकर जब तीसरे घर से कनेक्शन बनाता है तो ये फिर एक योग बनता है कि भाग्य बनाने के लिए जितना आप बाहर से जुड़ने का प्रयास करोगे उतना आपके लिए अच्छा। वहीं बृहस्पति का संबंध आप देखिए, बृहस्पति का नवम से बैठ के पंचम भाव पे संबंध भी आएगा, जहां वर्ष की शुरुआत में मंगल की स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन दिखा। यानी यह समय होगा कि 13 अप्रैल के बाद अगर आप संतान के लिए प्रयास करते हैं तो संतान हो जाएगी। कंसीव करना चाहते हैं, कंसीव नहीं हो रहा है तो हो जाएगा, क्योंकि शनि देव भी मकर राशि से बैठकर बाद में 12 जुलाई के बाद 9वें घर को ही दृष्टि देंगे। इसका मतलब है 9th हाउस पे डबल ट्रांजिट हुआ। पहला प्लैनेट जुपिटर बृहस्पति, दूसरा प्लैनेट शनि, तो दोनों का डबल ट्रांजिट हुआ। और डबल ट्रांजिट का रोल यही कहता है कि जिस भाव पर शनि बृहस्पति का प्रभाव दोहरे गोचर से आता है उसको कहते हैं हम जीवन में उस भाव से संबंधित अच्छे और सफल योग मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के बृहस्पति का ट्रांजिट जो 13 अप्रैल के बाद आपके राशि से अष्टम से निकलकर पहुंच जाएगा नवम में, यह आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जब तक बृहस्पति राशि से अष्टम में रहेंगे तब तक तो वह संघर्ष देंगे, क्योंकि बृहस्पति षष्ठेश भी हैं, साथ ही साथ बृहस्पति नवमेश होकर अपने से द्वादश राशि से अष्टम में होंगे। इसलिए यह समय पैसे से संबंधित खिंचावट तो देगा, लेकिन सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। 13 अप्रैल के बाद स्थिति अपने आप ही बेहतर होती चली जाएगी। चलिए अब मैं बात करता हूँ सप्तम भाव सप्तमेश शनि के बारे में हमने बात की, विवाह से संबंधित स्थितियों के आपको बताया, बृहस्पति के बारे में हमने बात की, भूमि जमीन जायदाद के बारे में बात करते हैं कि भूमि जमीन जायदाद हम आखिर देखते कहाँ से हैं। कुंडली का जो चौथा घर होता है वहाँ से हम भूमि जमीन जायदाद देखते हैं। 4th हाउस का मालिक शुक्र, ये भी वह ग्रह है जो 25 से 30 दिन के अंदर राशि परिवर्तन कर देता है। अब ऐसा कोई प्लैनेट जो राशि परिवर्तन जल्दी जल्दी करता हो तो उसको कम से कम 2-3 ऐसे प्लैनेटों की आवश्यकता होती है जो दोहरा गोचर करते हो, जैसे शनि और बृहस्पति। आप देखिएगा कि अप्रैल के महीने तक शनि और बृहस्पति दोनों की दृष्टि चौथे घर पे आ रही है। यानी सबसे पहला प्रॉमिस हुआ कि भाई अगर आपको चौथे घर से संबंधित दशा अंतरदशा चल रही है, जैसे शुक्र की महादशा या अंतरदशा आपको अगर चल रही है, तो उसके ऊपर शनि बृहस्पति का पूर्ण आशीर्वाद है। बृहस्पति की 9वीं और शनि की दशम दृष्टि जब चौथे घर पे आती है तो चौथे घर से संबंधित चाहे कोई भूमि लें, जमीन लें, प्लॉट लें, जायदाद खरीदें, वाहन खरीद लें, कुछ चीज़ बदल लें, कुछ पोजेशन ले लें, कुछ नया ले लें, या किराए से संबंधित कोई प्रॉपर्टी से फ़ायदा ले लें, कुछ भी ऐसा है। लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा दिखता है कि 4th हाउस ज़्यादा एक्टिवेट है। तो ये 4 महीने आपके जीवन में शुरुआती तौर पे ऐसे ज़्यादा प्रबल दिखाई देते हैं, बाद में यह संभावना कम होती दिखाई दे रही है। वहीं आप देखेंगे कि सोर्स ऑफ इनकम वाले प्लैनेट आपकी राशि से देखें तो शुक्र एकादश के मालिक हैं, तो वहीं सूर्य दूसरे घर के मालिक हैं। दूसरा घर धन, बोलचाल की माध्यम से मिलने वाला धन, परिवार से मिलने वाला धन, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कितना बेहतर बिहेव करते हो वह 2nd हाउस से देखा जाता है। वहीं से उसके बाद ही धन मिलेगा, क्योंकि जब तक आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो आपके साथ कोई काम क्यों करेगा या आपको कोई नौकरी पे क्यों रखेगा। वहीं राशि से एकादश के मालिक शुक्र हैं जो लाभ के मालिक हैं। अब ये सूर्य और शुक्र दोनों के दोनों जो प्लैनेट हैं वो राशि से 6ठे घर में आते दिखाई दिए। अब ये एक चिंता का विषय तो बन गया है कि 2-2 ग्रह लाभ देने वाले हैं वर्ष की शुरुआत में राशि से 6ठे में आए, यानी पैसा कमाना इस वर्ष आसान नहीं है। पैसा कमाना इस वर्ष जद्दोजहद से भरा हुआ रहेगा। अगर दूसरे का मालिक 6ठे में जाता है तो किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई कर्ज, कोई लोन, EMI आदि लेनी पड़ सकती है आपको। लाभ का मालिक भी जब अपने से अष्टम हो, राशि से 6ठे में गया हो, जैसे शुक्र गया हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, जहाँ शुक्र चतुर्थेश है कि भूमि जमीन जायदाद से संबंधित जो योग मैंने आपको अप्रैल तक ही बताए हैं, तो वहीं लाभ से संबंधित जो स्थितियाँ हैं वह भी अप्रैल के महीने तक कुछ अटक कराएंगी। सोर्स ऑफ इनकम कुछ अटक कराएंगी। लेकिन जैसे ही धन के कारक बृहस्पति
13 अप्रैल के बाद मजबूत अवस्था में पहुंचेंगे, तब आप ये समझिए कि आपके आय के साधन खुलने शुरू होंगे, आपको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ना शुरू होगा। किसी ना किसी तरीके से आपका कोई प्रमोशन ड्यू है, फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें ये बृहस्पति देने के लिए तैयार होगा। लेकिन वर्ष की शुरुआत सबसे पहले मानते हैं कि भैया वर्ष की शुरुआत में तो सूर्य शुक्र छठे घर में है, यानी इस वर्ष आमदनी टफ है। पैसा तो आएगा, पैसे का फ्लो तो बनेगा, लेकिन धन का संचय होना थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। पैसे को रोकना आपके लिए टफ हो जाएगा। पैसा तो आएगा, लेकिन वो किसी ना किसी जिम्मेदारी के अंदर खर्च होता चला जाएगा, ऐसा हम यहाँ मान सकते हैं। अब मैं बात करूंगा विशेष और मुख्य ग्रह राहु केतु की। देखिए, राहु केतु वृषभ और वृश्चिक राशि में 12 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। उसके बाद राहु कहाँ आएंगे? सबसे पहले राहु आएंगे मेष राशि में। दशम भाव जो कि आपके कार्य क्षेत्र को दर्शाता है, तो वहीं दशम भाव से हम आपके कर्म देखते हैं। दशम भाव को अगर प्रोफेशनली प्योरली यही मानो कि यहाँ से मेरा कर्म स्थान है, तो ये गलत है। दशम भाव से पहले हम मानते हैं अपने कर्म। अब मंगल की राशि जो कि अग्नि तत्व राशि है, मेष राशि, उसमें राहु का ट्रांजिट हो रहा है। और जब राहु का ट्रांजिट वहाँ हो रहा है, तो इसको हम क्या समझ सकते हैं? ये वो कॉम्बिनेशन है जो ये कहता है कि भाई मैं कार्य के अंदर पूरे जोश के साथ लग जाऊंगा, मैं पूरी निर्भीकता से, पूरी निडरता से, पूरे साहस के साथ काम में लगूंगा। लेकिन जब मंगल की राशि में राहु हो तो उद्दंडता से बचें, जल्दबाजी से बचें, अधिक उत्साहित ना हो, ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, किसी भी चीज़ को लेकर एकदम से क्रोध भी ना करें। वो यहाँ बहुत ज़रूरी है, काम को लेकर लापरवाही करने के योग कहलाते हैं। अब राहु यहाँ मंगल की राशि में है, अग्नि तत्व राशि में है, तो ऐसे लोग जो यांत्रिकी कार्य करते हैं, इंजीनियरिंग का कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करते हैं, भूमि जमीन जायदाद का कार्य करते हैं, मशीनरी वर्क करते हैं, इंजीनियर हैं, अग्नि से संबंधित काम करते हैं, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि राहु यहाँ अकेले होंगे, इनके ऊपर किसी भी ग्रह का प्रभाव दृष्टि नहीं रहेगी। तो राहु उस लिहाज से अच्छे हैं। लेकिन दूसरे फॉर्मेशन में देखें, स्वभाव वाउस कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु का संबंध दृष्टिगत भी अगर हम देखें तो बनता है आपकी राशि से सेकंड हाउस से, जहाँ से हम वे ऑफ टॉकिंग देखते हैं, उसके बाद पैसा देखते हैं। तो आपकी वाणी पर कटु शब्दों ना आए, उसका थोड़ा ख्याल रखना है। अब आप देखिएगा, केतु आ गए चौथे घर के अंदर। शुक्र की राशि में प्रसन्नता देते हैं केतु, लेकिन चौथे घर में गया हुआ अशुभ ग्रह माता के स्वास्थ्य के लिए चिंता देता है, परिवार के लालन पालन के लिए चिंता देता है, परिवार के लिए गोपनीय चिंताएं रहती हैं। जब वहाँ केतु होंगे तो शनि की दृष्टि भी 10वीं केतु यहाँ नहीं चौथे घर के ऊपर आएगी। इसका मतलब उस दौरान ऐसा भी संभव हो सकता है कि आप कितना ही प्रयास कर लें, लेकिन आपको प्रॉपर्टी खरीदने का योग नहीं बन पाएगा। उस दौरान कुछ ना कुछ ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति को अपने कोई डेब्ट्स क्लियर करने के लिए या कोई नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो उसके लिए पहले पुरानी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, तब जाके नई प्रॉपर्टी मिलेगी। फ्रेश तौर पे तो मिलती नहीं दिखाई दे रही। कुछ ना कुछ तो ये केतु आपको गोपनीय चिंताएं देता ही रहेगा, क्योंकि 4th हाउस के अंदर मैलेफिक्स प्लेनेट का जाना मन के अंदर चिंता देता है। और वो मन की चिंता कहाँ की होंगी? चौथे घर की, जहाँ से आपका परिवार है। तो परिवार के प्रति चिंता होना, परिवार के लिए चिंतन मनन होना भी इसी योग के कारण संभव दिखाई देता है। तो राहु केतु, क्योंकि केतु का संबंध 8th हाउस से पंचम दृष्टि से और 9वीं दृष्टि से 12th से आता है, तो केतु का संबंध भी अच्छे भावों से नहीं आ रहा दृष्टि से, और चौथे में बैठ के तो ज़्यादा अच्छा हम इसको मानते नहीं। चौथे घर में तो कोई भी मैलेफिक प्लैनेट जाए वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो ये बात, जहाँ राहु कुछ बेहतर हैं तो वहाँ केतु को ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो थी एक प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस कि कौन से प्लैनेट कहाँ किस भाव में चल रहे हैं। अब बात करते हैं उपायों की, कि क्या हम कोई ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनके द्वारा हम आने वाली परेशानियों को कुछ कम कर सकें, ईश्वर से क्षमा याचना कर सकें कि हमने पिछले जन्म में जो गलत कर्म किए हैं वो हमें यहाँ भोगने पड़ रहे हैं, उनके अंदर थोड़ी सी ढील बरत दो या माफ़ी दे दो। करना क्या? देखो, राहु केतु से संबंधित पूजा तो करनी पड़ेगी। ऐसे में राहु मंगल की राशि में है, केतु शुक्र की राशि में है। अगर आप बजरंग बाण और देवी कवच
ये 2 पार्ट ऐसे हैं, इनको अगर आप लगातार करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया। ऐसे में आप हर 3-3 महीने में रुद्राभिषेक कराएं अपने लिए, वो अच्छा। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए अगर आप रुद्राष्टकम का पाठ बोलते हैं तो ये आपके लिए और ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये जो उपाय हैं ये आपको निरंतरता से करने पड़ेंगे, तभी आप इनके लाभ ले सकते हैं। क्योंकि प्लैनेट तभी एक्टिवेट होता है जब आप उसके लिए समर्पण भाव दिखाते हो। 1-2 दिन जाके मंदिर में भगवान को दिखा दिया कि मैं मंदिर आ गया हूँ, पूजा कर ली, आज करी कल नहीं करी, नहीं, उसमें निरंतरता लाएंगे तो आप उसका फायदा भी देखेंगे। तो ये था मेरा आज का विषय कि कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है, कौन से प्लैनेट आपके लिए किस प्रकार की स्थिति को लेकर आ रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि कौन से ग्रहों के द्वारा आपको लाभ या हानि और कौन से करने हैं आपको उपाय, उसके बारे में हमने विस्तार से यहाँ चर्चा की है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।